हालात में सरकार में थे, उन्होंने उसमें फर्दर अमेंडमेंट कर दिया। और 2013 में जिन्हें हम अपना कहते हैं, 117 थे, 117। सरकार को नहीं आप गिरा सकते थे, समझ में आता है। आपके पास बहुमत नहीं था, यह भी समझ में आता है। लेकिन 2013 से आज 2021 हो गई। अगर ईमानदार हैं तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2013 में भारत की संसद के अंदर भारत राष्ट्र के खिलाफ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, किसी ने आपको बताया? किसी ने इसकी चर्चा तक नहीं की, कहीं बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए नारा लगाओ, बस मस्त हो जाओ। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना और दोनों सदनों ने पास किया। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? मैंने तो 1923 से गिनाना शुरू किया। आप सोचिए कि हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे कैसे उसमें कानून बन गया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 जो संसद ने पास किया है, उसके सेक्शन 36 और सेक्शन 40, और ये एक्ट आप अपने गूगल पे तलाश लें अगर मेरी बात पे 1% भी आपको कोई शक व शुबा हो। उसमें यह कहा गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी, ट्रस्टों की प्रॉपर्टी, मंदिर की प्रॉपर्टी, मठ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड इमीडिएटली ले सकता है। वो इस प्रॉपर्टी पे कहीं भी कब्जा कर सकता है, वो लीगल है। उसमें कहा गया कि अगर ये जगह जो है, इसको कोई वक्फ प्रॉपर्टी का आदमी लेना चाहता है, तो उसका आगे क्या लिखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ली भी जा रही है तो आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी दी जा रही है, आपको बताया भी नहीं जाएगा कानूनन। और आपकी प्रॉपर्टी XY ने कहा कि ये जो धाम बना हुआ है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, और इसका नोटिस भी आपको सर्व नहीं होगा। सिर्फ नोटिस वक्फ बोर्ड वाला जारी कर देगा, और जो नियम है, कानून है जो संसद में पास हुआ है, उसके तहत उसकी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। 3 साल के बाद आपको पता चला कि यह प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। सेक्शन 40 यह कहता है कि इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया वो धक्के मार करके इस आश्रम को खाली कराएगी, इस आश्रम के ऊपर ताला लगाएगी और वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड को उसकी चाबियां दे देगी। मैंने प्राइवेट, पब्लिक, ट्रस्ट, मंदिर सब उसमें लिखे हुए हैं। आप अपने कागज लेके घूमते रहिएगा, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। उस लॉ के हिसाब से वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके आपको अपील करनी है। यानी जिन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा किया है, भारत की संसद ने जिन्हें यह अधिकार दे दिया है, आप उन्हीं की कोर्ट में जाएंगे, वहां अपील करेंगे। आपको लगेगा कि कोई एक आध ऐसी मिसाल पुष्पेन जी बताएं जिससे हम ये सच समझें कि ऐसा हो गया है। आगरा का नाम सुना है? नए नए बच्चे शादी करते हैं, आगरा जरूर जाते हैं, और वहां जाकर के ताजमहल के सामने तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। जिन्हें किसने उनको बताया कि यह मोहब्बत की निशानी है? शाहजहां का इतिहास पढ़ो तो लगता है यह तो तकलीफ की निशानी है। और कमाल है, हमारे यहां नरेटिव ऐसा बन जाता है ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। जिन्हें कहां पता चला? हमें तो मिला नहीं। और आप वहां जाते हैं नई नवेली अपनी दुल्हन के साथ में, और उसे ताजमहल दिखाते हैं, और उसको भी मोहब्बत का इतना शौक होता है कि वो भी बातों में कि तुम भी बनवाओगे ऐसा।
अभी जीवन के 2 दिन हुए नहीं है, अभी से ये ख्वाहिश। उस ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रातों रात ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो चुका है। भारत की केंद्र सरकार पिछले 5 साल से कोर्ट में लड़ रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग, वो लड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई छोटा मोटा चीज नहीं कब्जाया है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कानून चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उसकी मरम्मत देख दाव रखेंगे, पैसा उनके पास जाएगा, छोटे भाई के पजामे के पास। ताजमहल चला गया, कुतुब मीनार लेने के चक्कर में है। यह प्रॉपर्टी क्यों ली जा रही है, क्या मसला है? आपकी संसद में जब यह पास हुआ तो लोगों ने बाहर निकल के चिल्लाई नहीं। इसलिए एक सिलसिला नहीं, आपकी चुप्पी लगातार है। और जब आप बोल रहे हैं 2014 के बाद, तो लोग कहते हैं देखो ये इंटॉलरेंट लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। यानी आपसे पहले उनका नैरेटिव आ जाता है और आप नैरेटिव नहीं बना पाते। 1991 में एक कानून बना, हमें पता नहीं है, उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप कहेंगे ये क्या है? मुगलों द्वारा इस देश के हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ करके उस प्रॉपर्टी पे कहीं मजार बना दी है, कहीं आपने मस्जिद बना दी है, जैसा कि आपने काशी में देखा। आप सोचिए कि समझौता वर्बल हुआ, कहा हम अयोध्या के बारे में बात नहीं करेंगे, अयोध्या को निकाल देते हैं इसमें से, और ये कानून बना देते हैं। और कानून क्या बनाया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जितने भी भारत में मंदिर तोड़े गए हैं, उन पे चाहे मस्जिद बनी हो, चाहे मजार बनी हो, उनकी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, वो यथास्थिति रहेगी, उस पे कोई पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। करोड़ों करोड़ों की जमीन है, पैसे से नहीं है, एरिया से कह रहा हूं। एक ऐसे हमारी तरह कोई आदमी होगा जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज है, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का एक मामला, उसने कहा कि मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने आपको और मुझे एक मैसेज देने के लिए, आपके तर्कों को मजबूत करने के लिए, उसने उस पिटीशन को सुना और कहा कि मैं लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट में जो कानून बनाए इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक्सेप्ट की और उस पिटीशन के माध्यम से उसने पूरे देश में ऑर्डर करा, निकलवाया, पूरे रिकॉर्ड निकलवाए। और ये उसका बयान है, उसका ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप 100-100 गज के मकान बनाइए, सगे भाइयों से 2 इंच की जमीन के लिए झगड़ा हो जाए तो 50,000 साल तक लड़िए, जाति के नाम पे लड़िए, अखाड़ों के नाम पे लड़िए, मतों के नाम पे लड़िए, आप लड़ते रहिए। तो वो जो नारा लगता था जब मैं कैंपस में था, जब वो कहते थे हंस हंस के लिया है हिंदुस्तान, आज मुझे समझ में आता है कि उनकी ताकत, वो 26 हैं, 30 हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये जानते थे स्वार्थी और मक्कार समाज के अंदर कई सारे जयचंद मौजूद हैं। उन्होंने आपको खरीदा, आपकी पार्लियामेंट के लोगों को खरीदा, विपक्ष को खरीदा, सत्ता को खरीदा, और बैठे बैठे एक ऐसा कानून पास करा लिया है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाईवे अच्छा बन गया है, 2 कार मैंने और ले ली हैं, मेरा बेटा भी अब अमेरिका जाने वाला है। मैंने सुना है आपके शहर में तो पूरा एक रिवाज ही है इस काम का। यही बच्चे को बताया गया कि बेटा तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें तो वहां जाना है। मुझे बताया गया कि यहां कोई झगड़ा हो गया था, तो जिस समाज के युवाओं को लड़ना चाहिए था वो लड़े भी नहीं, और दुश्मन ये जानते थे, उन्होंने उनका नाम फेक FIR में लिखवा दिया। वो जनरेशन अमेरिका नहीं जा पाई, इसलिए वो कहती है हमें लड़ना नहीं है, हमें अमेरिका जाना है। तो अब तो रहमान भाई अमेरिका भी पहुंच गए।
कहां कहां बचेंगे? इंग्लैंड में भी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गए। तो हम भागने की प्रवृत्ति में हैं। यहां संकट हो चले जाओ, वहां संकट हो वहां से चले जाओ। हम कहीं पैर रख करके किसी चीज का सामना नहीं करते। और जो समाज भागता है उसके लिए हिंद महासागर भी छोटा पड़ जाता है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून के लिए देश में मुहिम चलाइए, आपस में बात कीजिए। ये कानून शरिया कानून से ज्यादा खतरनाक है और संसद में पास हो गया, कोई बोला नहीं। इस कानून के तहत ये जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है, इस बोर्ड को इस किस्म की लीगल ताकत उस कानून के तहत सेक्शन 40 और 36 में दी गई है कि अगर ये हॉल, इस हॉल का क्या नाम है? तिलक स्मारक। ये तिलक स्मारक मंदिर ये आपका नहीं है। आपको शौक लगा कि नहीं है? ये आपका नहीं है। उस कानून के तहत संसद में यह ताकत दे दी गई है इस देश के जिहादियों के एक नाजायज संगठन को, जिसे वक्फ प्रॉपर्टी कानून कहते हैं, और सबने आपसे छुपाया। इसके तहत वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के लोग अगर यह दावा करें और अगर वो ये कहें कि तिलक स्मारक जो भवन है ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो इस भवन के मालिक का एक नॉर्मल जवाब यही होगा कि ये गलत है, इसके तो कागज मेरे पास, यही होगा। 40 क्या कहता है कानून का सेक्शन? वो ये कहता है वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के उन जाहिलों को ये बताने का, दिखाने का कोई भी जरूरत नहीं है कि वो ये दिखाएं कि ये जमीन उनकी है। उनका ये कह देना ही सफिशिएंट है, कागज नहीं दिखा सकते। और आपके साथ 36 ने क्या अन्याय किया है कि आप कोर्ट में जाएंगे, वो कानून का सेक्शन कहता है कि इस हॉल का मालिक हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। आपसे कहा गया है कि आप कहां जाएंगे? वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है। उस ट्राइब्यूनल में लोकल एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, 5 लोगों का कमेटी है। उसके आगे आप अपना केस रखेंगे। ये बात वैसे ही हो गई कि जो आपका कत्ल कर रहे हैं उन्हीं से आप न्याय मांगने जा रहे हैं। और इसके तहत ये 95 में बना, किसी ने बताया आज तक आपको? लेकिन वो कितने शातिर लोग हैं, वो 303 का इंतजार नहीं किया उन्होंने। आप एक राम मंदिर और 370 हटाने के लिए इतना समय किया। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को खरीद लिया, बेच गए, आपके लोग बिके, मुंह बंद हो गया, बोले ही नहीं। उनका ये तो बात ही नहीं है, कोई आदमी बात ही नहीं करता। एक मां, बहन, भाई, बेटा कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, इसको जानने क्यों है? इसके तहत उन्होंने जो हमारे बहन, देश की बेटियां और माएं, और खासतौर से वो नौजवान लोग जो शादी करके सबसे पहले जाते हैं मोहब्बत की निशानी देखने, अलग अलग नैरेटिव है। किसी बुजुर्ग को बताना चाहिए था कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी नहीं है, तकलीफ की निशानी है। अगर इस धरती पे मोहब्बत की या प्यार की कोई निशानी है तो राम सेतु है। उस राम सेतु बनाने वाले ने ताजमहल बना करके अपने लोगों के हाथ नहीं काटे। राम सेतु बनाने वालों को वापस अयोध्या में लाया और उन्हीं सम्मान के साथ अपने हर्षोल्लास में शामिल किया। लिहाजा बहन बेटियों को समझ में आना चाहिए कि ताजमहल आज की डेट से नहीं,
95 में ये बना, 2000 से ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी के तहत चला गया है, आपके पास नहीं है। सूरत में बोल के आया 6-7 महीने पहले, मैंने कहा गुजरातियों को मैं बता देता हूं भाई, वक्त तो उनके पास इतनी ताकत है कि यहां भी हैं और वहां भी हैं, लेकिन कभी कभी होता है मैं एमएलए, मेरी टिकट, मैं ये मुद्दा क्यों उठाऊं, वो मुद्दा क्यों उठाऊं। मैं उनको 6 महीने बता के पहले आया, वहां के कुछ लॉयर से मैं मिला, मैंने कहा भाई न हमारे पास पैसा है न रुपया है, जो कुछ थोड़ा बहुत देते हैं तो वो हम अपनी टीम के लोगों के जो कुछ कुछ काम कर रहे हैं उसमें चला जाता है। यार आप इस मुद्दे को उठाओ, लोगों का जनमानस बनाओ। अभी इस देश के अंदर आपके पास एक शक्ति है कि आप सेंटर में भी हैं, 20 राज्यों में भी हैं, राष्ट्रपति भी आपका है, उपराष्ट्रपति भी आपका है, यहाँ की विधानसभा भी आपके पास है, संविधान में प्रोविजन है कि आप उस मुद्दे को उठाइए और आपकी विधानसभा सर्वसम्मति से उस मुद्दे के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित कर दे, वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे, तो वो पर्टिकुलर कानून आपके राज्य में कम से कम नहीं लागू होगा। वो ये भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मुद्दा ये बनाओ ना भाई, सरकार तो पिछले 25 साल से वहां पर है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, तो 20 साल से आप सरकार में किस लिए आए हैं? धार के अंदर इतना बड़ा राजा भोज की भोजशाला जिसपे जिहादियों ने कब्जा कर लिया है, उसको निपटाने के आए हैं कि आप खाना फ्री बांटने के लिए आए हैं भाई? तो वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कब्जा हो गया। इस कानून के तहत जिस मंदिर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे बनवाने, जिनके कारण उन्हें अंतिम समय में नेहरू जी ने इलाज तक नहीं मुहैया होने दिया, उस सोमनाथ के मंदिर की जो पीछे की दीवार है, उस पूरी जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। इसलिए कुछ चीजें आपको नहीं पता चल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पीर थे ये हाईवे पे ही मरते हैं क्या, ये एक्सप्रेस वे पे ही मरते हैं क्या? ये जगह जगह मज़ारें जो बन रही हैं सड़कों पे, भारत की पुलिस के पास आईपीसी के तहत इसको हटाने का कोई कानून नहीं है, और ये उसी एजेंडे के तहत है जिस एजेंडे को कुछ लोग लैंड जिहाद कहते हैं, और जो लोग 1947 को ये मानते हैं कि भारत 2 हिस्सों में बटा। मैं कहता हूं कि अगर इस्लाम पड़ा होता तो 1947 में भारत के अंदर सबसे बड़ा लैंड जिहाद हुआ था। इसलिए आपके शहर में मैं नहीं जानता कहां कहां क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मुंबई में एक जगह बड़ी अजीब व गरीब लगी। आपका एक थाना है मुंबई में, और उस थाने के अंदर कोई बाबा है, उनकी मजार है, बताया जा रहा है पुर्तगालियों के आने से पहले से थी वो मजार। और थाने की कमाल की कहानी है, एसएचओ से लेके पूरा थाना सुबह आता है और उस मजार को सल्यूट करता है वो बाबा, और जो केस सॉल्व नहीं होता वो बाबा से एसएचओ मिन्नतें करता है, बाबा ये इसे सॉल्व कर दो। और थाने के अंदर दिन भर, थाने के अंदर है वो, यहां एसएचओ बैठा है, यहां पुलिस का बैठा आदमी बैठा है, यहां बैठे, और वो दिन भर छोटे भाई का पचे मामा बड़े भाई को लगे। ये हमारे देश की स्थिति है। इसलिए ये कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप इस बात से खुश हो, इस बात से आपको भरोसा जगे कि देश में बहुत सारे काम चल रहे हैं। उन्हीं कामों में से एक काम है, भाई साहब बड़ी जल्दी याद आई आपको, ऑलरेडी उस पे विष्णु शंकर जैन के साथ में 5 युवा वकील काम कर रहे हैं। उसमें से पार्थ यादव, उन्होंने उस पे पिटीशन डाली है, पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। हिंदुओं के ठेकेदारों को तकलीफ हो रही है, इसलिए वो नहीं चाहते कि विवाद बढ़े। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि आज जो लोग बार बार आपको ये कहते हैं मुगलों ने हमें तहजीब दी, हमें चलना सिखाया, हमें खाना पकाना सिखाया, ये मुगलई डिश है, ये फलानी डिश है, ये मुगल ना होते तो ताजमहल ना होता, ये कुतुब मीनार ना होती, और आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कह रहे हैं ताजमहल बनाया है। इसलिए आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो बातें आपने सुनी आप उनको क्रॉस चेक करें, मैं चाहता हूं करें, और फिर इस जिम्मेदारी के साथ आज की ये सफल सभा होगी। इन विचारों की जो मेहनत है वो ज्यादा सफल होगी,
और इससे पूरे देश में एक नई जागृति आएगी, क्योंकि ये छत्रपति महाराज शिवाजी, सावरकर, पेशवाओं की भूमि है। आपने मुझे दिन में बताया गया कि जहां जहां मराठा फौजें गईं वहां जिहादी नहीं टिके, कश्मीर में घोड़ा नहीं जा पाया, वहां चचा नेहरू चले गए, इसलिए वो समस्या आज भी है। लेकिन आप ही के शहर का आदमी, आप ही के इलाके का आदमी वहां पहुंच चुका है, तो इसलिए ना महबूबा को महबूब मिल रहा है और ना अब्दुल्ला को नमाज पढ़ने की जगह मिल रही है। आप सिर्फ दिन भर पैसा कमाएं, जो दिल चाहे करें, सत्ता चुनते वक्त ना ब्राह्मण हो, ना बनिया हो, ना दलित हो, ये सोच करके आज के खतरों का सामना इनमें से जो कर रहा है बेहतर, हमें उसी को जिताना है और उसके बाद ऐसे हजारों पैदा हो, इसको सुनिश्चित करना है। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, तहम्मुल के साथ सुना। बहुत सारी बातें हैं जो मैं और भी कह सकता था, लेकिन कल फिर कहीं मुंबई में मुझे बोलना है। यह सिलसिला जारी रहेगा। ये बोलने की शक्ति सिर्फ एक ही कारण से है, एक वो जो घर में रहती है और एक मेरी मां, जो एक ऐसी जगह रहे हम जहां 40,000 लोगों के बीच में हमारा परिवार था, लेकिन मेरी मां के हाथ में अगर खुरपी होती तो खुरपी लेके खड़ी हो जाती थी, वो कभी डरी नहीं। और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, जीवित है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन जब पूछते हैं लोग तो मैं कह रहा हूं ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरी मां की शक्ति है। इसलिए मैं हर उस युवा से, हर बेटी से, हर बेटे से एक ही बात कहना चाहता हूं, और इसको आप साइंटिफिक तौर पे आजमाइए। जिस मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है ना, उसकी एनर्जी से आप पैदा हुए हैं ना। दुनिया में जिस दिन अपनी मां के पैर सड़क पे, चौराहे पे, घर पे सनातनी पुरुष छूना शुरू कर देंगे, दुनिया में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।